हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 सीबीएसई फिजिक्स का एक और नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले आप लोगों को इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कि आप लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बहुत सारे बच्चे इनर्शिया का मतलब और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब सेम समझते हैं, बट दोनों सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इनर्शिया का मतलब क्या है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, इन दोनों को सेपरेट हम लोग समझेंगे। बट यहाँ पर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 11th क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा बताऊंगा। और यदि आपको इसका डिटेल लेक्चर देखना है तो आप लोग क्लास 9th का जो लेक्चर सीरीज है प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। क्लास 9th का जो लेक्चर सीरीज है उसमें इनर्शिया के बारे में हर चीज़ डल चुका है। इनर्शिया क्या होता है, इसके कितने सारे एग्जाम्पल होते हैं, इसके क्या डिपेंडेंसी है, ये कब इंक्रीज़ होता है, कब डिक्रीज़ होता है, कौन सी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होता है, कम होता है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास 9th में। तो क्लास 9th का लेक्चर डल चुका है आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, है ना। तो फिर भी मैं इनर्शिया के बारे में थोड़ा कुछ यहाँ पर बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखेंगे, मैथमेटिकल फार्मूला देखेंगे, इसका डेली लाइफ यूज़ क्या है, और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको भी डिराइव करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए, तो सबसे पहले इनर्शिया क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अगर आसान शब्दों में मैं बोलूँ तो इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्टेंस या फिर अपोज करना। तो किसका अपोज करना, हमारे द्वारा जो बॉडी में फोर्स लगाया जाता है ना किसी भी बॉडी में, तो वो बॉडी क्या करता है, हमारे द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसका अपोज करता है। ठीक है, और अगर हम लोग वो फोर्स लगाएंगे ही नहीं, वो बॉडी उस फोर्स का अपोज करेगा ही नहीं, तो यदि वो रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में ही रहेगा, और यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, यदि हम फोर्स लगाएंगे नहीं तो। ठीक है, तो बॉडी की इस प्रॉपर्टी को ही क्या कहा जाता है, इनर्शिया कहा जाता है। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाई इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ और ऑफ लीनियर यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो कोई भी बॉडी जो है अपने खुद के स्टेट को चेंज नहीं कर पाता है, उसके पास एबिलिटी नहीं होती है खुद के स्टेट को चेंज करने का। कौन सी स्टेट को, यदि वो रेस्ट स्टेट में है तो उस रेस्ट स्टेट को, और यदि वो मोशन स्टेट में है तो उस मोशन स्टेट को चेंज करने की एबिलिटी नहीं होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में खुद से। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इनर्शिया कहा जाता है। और अगर दूसरे शब्दों में मैं इसी को कहूँ, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट रिमेन्स, ये एच नहीं आएगा, ये 8 है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। 8 स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम स्टेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई सम एक्सर्टेड फोर्स। यहाँ पर जो बताया हूँ वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। इनर्शिया क्या होती है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, अपने स्टेट को चेंज करने के लिए हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। यदि वो बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, और यदि मोशन में है तो वो मोशन में रहेंगे, जब तक कि हम लोग उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो बॉडी की इस प्रॉपर्टीज़ को ही क्या कहा जाता है, इनर्शिया कहा जाता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे कि एक पेड़ है, 9th क्लास का ही एग्जांपल है, उस लेक्चर में डल चुका है। जैसे कि ये पेड़ है, इसमें फल लगा हुआ है, अभी ये रेस्ट स्टेट में है, हम लोग अभी इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये अभी कैसे रहेगा, रेस्ट पर ही रहेगा, ये पेड़ पर ही लगा रहेगा। ठीक है, नीचे नहीं गिरेगा, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कुछ देर के लिए, है ना। वो हवा तूफान आता है गिर जाता है, बात अलग है। हवा तूफान आता है तब भी तो इसके ऊपर फोर्स लगता है। तो अभी कोई हवा तूफान नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो ये पेड़ जो है अपने फल जो है, ये फ्रूट जो है पेड़ से लगा हुआ है। जैसे ही मैं इसको शेक करता हूँ, जैसे ही मैं इसको हिलाना स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे द्वारा क्या लगाया कि इसके ऊपर फोर्स। अब उस फोर्स का अपोज कौन कर रहा है, ये फ्रूट कर रहा है और ये पेड़ कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ये अपोज करना स्टार्ट करेगा और मैं अपने फोर्स का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये और अपोज करना चाहेगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा कि अपनी ये रेस्ट वाले जो स्टेट है, रेस्ट स्टेट को चेंज कर देगा, रेस्ट स्टेट को चेंज करके मोशन में आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे द्वारा लगाए गए फोर्स का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो यहाँ से पत्ती भी नीचे गिरने लगेगी और फ्रूट्स भी नीचे गिरने लगेंगे।
तो ये इनर्शिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर फ्रूट्स और लीव्स जो पत्ती है वो भी मेरे द्वारा लगाए गए फोर्स का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। तो इस बॉडी की इसी प्रॉपर्टीज़ को क्या कहा जाता है, इनर्शिया कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको समझाने से पहले अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब भी होता है अपोज करना, बट दोनों में फ़र्क है। इनर्शिया हम लोग लीनियर मोशन के केस में, रेस्ट बॉडी के केस में, यूनिफॉर्म मोशंस के केस में पढ़ते थे। इनर्शिया खुद की बॉडी की खुद की एक प्रॉपर्टी होती है। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व। कभी कभी हिंदी मीनिंग से भी हम लोग को बहुत कुछ समझ में आ जाता है। इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व का आघूर्ण। जड़त्व का आघूर्ण, जड़त्व का आघूर्ण मतलब बॉडी के पास क्या होता है, इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है। और जब वो बॉडी जो है रोटेशन मोशंस करता है, रोटेशन मोशन करता है मतलब उसमें आघूर्ण प्रोड्यूस होता है। आघूर्ण का मतलब होता है रोटेशन, या इसी को मूवमेंट बोल दिया जाता है। तो याद रखना, जब भी कोई बॉडी रोटेशन करता है, ठीक है, जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशंस करता है तो उस दौरान वो रोटेशन मोशंस करने के लिए या रोटेशंस मोशंस को रोकने के लिए हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स का, हमारे द्वारा अप्लाइड टॉर्क का वो क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। चलिए एक बार यहाँ लिखा हुआ इसको मैं समझा देता हूँ। अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ गिवन एक्सिस टेंड्स टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन। कोई भी बॉडी जो है जब वो रोटेशन मोशंस करती है किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो अपने यूनिफॉर्म मोशंस को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, अपने उस अवस्था को मेंटेन करके रखते हैं। अनलेस इन एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि हम लोग उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगा दें। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर मैं अब इनर्शिया के बारे में जब बात कर रहा था तो मैं एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स की बात कर रहा था। और हम लोग को पता है हम लोग फोर्स के बारे में कब बात करते हैं, जब हम लोग लीनियर मोशन या रेस्ट स्टेट या यूनिफॉर्म मोशन बॉडी की बात करते हैं। और जब हम लोग रोटेशनल मोशंस की बात करते हैं तो उसी फोर्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, टॉर्क नाम दे देते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर किसी एक्सिस के अबाउट रोटेटरी मोशन कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, तो वो अपने स्टेट को, रोटेशन वाले यूनिफॉर्म स्टेट को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं अपनी स्टेट को। अनलेस, जब तक कि हम लोग उसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करते हैं तब तक, to change that state. This property of a body is virtue of which it opposes to torque tending to change its state of rest और यूनिफॉर्म रोटेशन अबाउट इस एक्सिस। तब वो बॉडी क्या करता है, अगर वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशंस कर रहा है तो वो रोटेशंस करते ही रहेंगे, ठीक है। और अगर वो, और ये क्या करेंगे, हम लोग फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर, फोर्स नहीं बोलेंगे यहाँ पर, टॉर्क बोलेंगे। जब हम लोग एक्सटर्नल टॉर्क इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये रेस्ट पर ही आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं रोटेशन वाले सिचुएशंस में ये अपने स्टेट को क्या करते हैं, चेंज करने का कोशिश करते हैं और एक्सटर्नल टॉर्क का अपोज करते हैं अपने स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है। और कौन से स्टेट को चेंज करने के लिए, रेस्ट स्टेट या फिर यूनिफॉर्म रोटेशन स्टेट को किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, यहाँ पर वो आएगा रोटेशनल, इसी को कहा जाता है रोटेशनल इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक और नाम से जाना जाता है रोटेशनल इनर्शिया, या इसी को कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई होप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आसान शब्दों में बोलना, कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, और यदि वो यूनिफॉर्म रोटेशंस कर रही है किसी एक्सिस के अबाउट तो यूनिफॉर्म रोटेशंस करती ही रहेगी जब तक कि हम लोग उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना अप्लाई करें। तो बॉडी की उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रोटेशनल इनर्शिया कहेंगे। सॉरी फॉर दैट। तो
तो आई होप इनर्शिया का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी मतलब समझ में आ गया होगा। अब चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं। तो ये वाला जो डेफिनेशन है इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है। मैथमेटिकली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज आई इज इक्वल्स टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn का स्क्वायर। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर जिस बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं वो एक रिजिड बॉडी है और ये बॉडी जो है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, nth पार्टिकल हैं और सभी का इंडिविजुअल मास की बात करें तो m1 m2 m3 डॉट 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 mn है। और सभी का रोटेशन एक्सिस से कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, r1 से लेकर rn कंसीडर कर लेते हैं। तब उस सिचुएशंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसे लिखा जाता है। और इसी को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो इसको समेशन फॉर्म में लिख देता हूं, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n mi/ri। इसी को कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहां पर mi का मतलब है मास और ri का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द रोटेशन एक्सिस एंड द पार्टिकल्स। और यहाँ पर समेशंस का मतलब है एक्सपेंड फॉर्म। सीरीज फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर i के जगह पर 1 2 3 रखते जाएंगे कहाँ तक, n तक, तो फिर से हमको यही चीज़ मिल जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा था इसी का डायग्राम यहाँ पर मैं दिखाया हूँ। मैं कंसिडर कर लेता हूँ हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है। ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है और ये z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर कर लेते हैं z एक्सिस को, और ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। सॉरी, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ये रिजिड बॉडी जो है z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अब कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये y एक्सिस x एक्सिस के अबाउट रोटेट क्यों नहीं कर सकता। तो ये आपकी मर्जी है, आप y में भी करवा सकते हैं, x में भी करवा सकते हैं, z में भी, किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा सकते हैं रिजिड बॉडी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये रिजिड बॉडी जो है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये जो पहला वाला पार्टिकल है इसको P कंसीडर कर लेता हूँ, दूसरा वाला पार्टिकल को मैं P2 कंसीडर कर लेता हूँ, तीसरे वाले पार्टिकल को P3 कंसीडर कर लेता हूँ। और ये पहला वाला जो पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल है, इसका मास m1 कंसीडर कर लेता हूँ, दूसरे वाले पार्टिकल का m2, तीसरे वाले पार्टिकल का m3 मास कंसीडर कर लेता हूँ। इसी प्रकार mn मास होंगे मेरे पास। और इनके ये रोटेशन एक्सिस है, रोटेशन एक्सिस से जो डिस्टेंस है फर्स्ट पार्टिकल का, ये डिस्टेंस को r1 मान लेते हैं, इसी प्रकार r2, इसी प्रकार r3। और ये वाला जो पार्टिकल P है इसकी वेलोसिटी, इंडिविजुअल वेलोसिटी ये v1 है, इसका v2 है और इसका v3 है। ठीक है, और इस पूरी रिजिड बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम लोग ओमेगा कंसीडर कर लेते हैं। और ये रिजिड बॉडी का जो टोटल मास है उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस बॉडी का जो टोटल वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, इसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, v। और इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, v1 v2 v3, ऐसा vn तक जाएगा। ठीक है, और ओमेगा का मतलब क्या है ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, वेयर m1 m2 mn मास ऑफ पार्टिकल इन रिजिड बॉडी, r1 r2 rn डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, v1 v2 vn वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल्स, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी, कैपिटल M का मतलब टोटल मास ऑफ बॉडी, v का मतलब लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, तो इस बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू समेशन mi ri r स्क्वायर और I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर m का मतलब मास होता है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, r का यूनिट m होता है, मतलब
मीटर होता है और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट कहा जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो मास को हम लोग m लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर को l स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर टाइम नहीं है इसलिए टाइम के पावर में 0 लग गया है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर मैं डिपेंडेंसी की बात करूं, ये जो बॉडी है जो रोटेटरी मोशंस कर रहा है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किस किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो याद रखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फर्स्ट डिपेंडेंसी है वो है मास। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं I = m r स्क्वायर है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये I जो है किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये तो रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा और मास के ऊपर डिपेंड करेगा, ये तो तय है। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मास के ऊपर डिपेंड करता है। साइज और शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। साइज और शेप के ऊपर डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ रोटेशन एक्सिस, ये वाला जो रोटेशन एक्सिस है ना, ये सेंटर पर है कि एज पर है कि इधर है कि कहाँ पर है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ रोटेशन एक्सिस। और इस बॉडी के रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करता है, इस बॉडी के रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करता है या आर के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसको हम लोग रोटेशन एक्सिस एंड दी पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस भी बोल सकते हैं आर को। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा मास के, यहाँ से MCQ क्वेश्चन बनता है इसीलिए अच्छे से बता रहा हूँ इसको मैं, है ना। मास के ऊपर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, साइज और शेप के ऊपर डिपेंड करता है, पोजीशन ओरिएंटेशन ऑफ रोटेशनल एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है और रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। और लास्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द रोटेशन एक्सिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अच्छा, इनके ऊपर डिपेंड करता है ये तो हमको पता चल गया, बट बढ़ता है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, इसको भी तो देखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा मास ऑफ बॉडी, अगर मास ऑफ बॉडी के अकॉर्डिंग मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं तो अगर मैं यहाँ पर मास को क्या कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले I था, अब मैं यहाँ पर मास की जगह पर 2 रखूँगा तो I डैश, न्यू वाला जो नया वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना मिल जाएगा, 2m r स्क्वायर मिल जाएगा। और m r स्क्वायर की जगह पहले वाला इनर्शिया को पुट कर देता हूँ तो यहाँ पर I डैश मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, जो मास को हम लोग जब डबल कर देते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। बट यहाँ पर अगर दो बॉडी का कंपेयर करेंगे, अगर आप दो बॉडी का कंपेयर करेंगे और एक डिस्क है और एक जो है होलो है, तो इस सिचुएशंस में और दोनों का मास क्या है, कांस्टेंट है, दोनों का मास क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि मास का वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो इस सिचुएशंस में ये रेडियस के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, मैं कंसीडर कर लेता हूँ दोनों का रेडियस सेम है। तब ये यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ये मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये होलो बॉडी का जो मास है ये एज पर आ जाएगा, एज में आ जाएगा सेंटर से शिफ्ट होके, और इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा, हर एक पॉइंट पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस सिचुएशंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है और इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, एज पर है। तो इसके ऊपर जब हम लोग फोर्स लगाएंगे ना तो ये ज़्यादा रोटेट करेगा और इसको रोकने के लिए हमको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में इसको चलाने के लिए भी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब हमारे द्वारा अप्लाइड टॉर्क का अपोज कौन करेगा ज़्यादा, तो ये होलो वाला बॉडी करेगा, ये नहीं करेगा। तो इस हिसाब से मास डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देख सकते हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, मास ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, तो फिर कैसे ऐसे हो सकता है, ऐसा करके कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन दोनों के अलावा शेप, साइज, मास डिस्ट्रीब्यूशन, रोटेशन एक्सिस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि मास ऑफ बॉडी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पर शेप और साइज के ऊपर भी बता दिया हूँ, ये होलो शेप का है और ये सॉलिड शेप का है ना। पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ रोटेशन एक्सिस, अच्छा ये जो बॉडी है यहाँ से रोटेट कर रहा है कि सेंटर से रोटेट कर रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये कि हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स का ये कितना अपोज कर पा रहा है। अगर हम लोग इसके रोटेशन एक्सिस को चेंज कर दें, सेंटर पर कर दें, डायमीटर पर कर दें या फिर
टेंजेंशियली रोटेशन एक्सिस हम लोग शिफ्ट कर दें तो उस रोटेशन एक्सिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये जो रोटेशन एक्सिस है इसके अकॉर्डिंग किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, किस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, इन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में बात करेंगे। क्योंकि अलग अलग बॉडी का अलग अलग रोटेशन एक्सिस के अबाउट हम लोग फार्मूला देखेंगे और वो फार्मूला आप लोग के एग्जाम में आता भी है, उसका डेरिवेशन नहीं आता है, केवल फार्मूला लिखने के लिए और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, शेप और साइज को तो यहाँ पर मैं बता दी हूँ, होलो और सॉलिड और सिलिंड्रिकल बॉडीज़ होते हैं, सॉलिड स्फेयर होता है, होलो स्फेयर होता है, सबका अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, इसको भी आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, और मास डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया हूँ मैं, है ना। होलो और जो डिस्क था, होलो और डिस्क दोनों का मास सेम है और रेडियस भी सेम है, तब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में ज़्यादा होगा, होलो वाले बॉडी में होगा, क्योंकि ये अप्लाइड टॉर्क का ज़्यादा अपोज करता है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, इस वजह से इसको भी आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्चुअल यूज़ क्या होता है, एप्लीकेशन बोलते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है इसको फ्लाई व्हील में यूज़ किया जाता है। जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं ना, ऑटोमोबाइल्स मतलब मोटर, कार, बाइक, ट्रेन, इन सभी में जो फ्लाई व्हील उन लोग का इंजन का जो क्रैंक सॉफ्ट बनाया जाता है। ठीक है, क्रैंक सॉफ्ट मतलब इंजन के अंदर में जो फ्लाई व्हील लगा रहता है, ट्रेन के पहिए में जो फ्लाई व्हील लगा होता है, मोटर कार में जो पहिया लगा होता है, तो इन सब को डिज़ाइन करने के लिए या जितने जगह डिस्क शेप का फ्लाई व्हील लगा होता है, डिस्क शेप का, ठीक है, मतलब सॉलिड स्फेयर, ऐसा कुछ रिंग लगा रहता है। साइकिल रेस में भी ऐसा रिंग का यूज़ किया जाए। ये रिंग नहीं है, इसको हम लोग सॉलिड बोल सकते हैं, सॉलिड स्फेयर बोल सकते हैं, नहीं सॉलिड स्फेयर नहीं बोल सकते, इसको हम लोग प्लेट बोल सकते हैं इसको, या डिस्क बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, डिस्क है ये, क्या है ये, डिस्क है। तो ये कहाँ पर लगा रहता है, साइकिल में भी लगा रहता है, और जो मोटर कार के इंजन में भी लगा रहता है, ट्रेन के पहिए में लगा रहता है, और जो मोटर कार रहता है वो पहिए में भी लगा रहता है। डिस्क, ये डिस्क की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ये सभी जगह लगा रहता है। तो इसको बनाने में किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही यूज़ करते हैं। इससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि ये कितना अपोज करेगा अप्लाइड फोर्स का और कितना अपोज नहीं कर पाएगा, उस हिसाब से इसको क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं होलो सॉफ्ट बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब होलो सॉफ्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो बाइसिकल है। बाइसिकल या मोटरसाइकिल देखे होंगे, उसमें जो टायर लगा रहता है या जो व्हील लगा होता है ये होलो होता है। टायर या रबड़ को यहाँ पर लगाया जाता है और सेंटर से यहाँ पर इसको स्पोक के द्वारा क्या कर देते हैं, स्पोक या कोई भी रॉड के द्वारा फिक्स कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो होलो सॉफ्ट है, और इंजन में भी ऐसा होलो सॉफ्ट लगा रहता है किसी किसी इंजन में। ठीक है, तो सॉलिड स्फेयर या फ्लाई व्हील या डिस्क के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर क्रिएट करने के लिए इस प्रकार का डिज़ाइन किया जाता है। तो इसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है और यहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, ये क्या होता है, डिस्क होता है, ये होलो होता है, और दोनों का कंपैरिजन करें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, क्योंकि जब ये मूव करता है तो इसको रोकने के लिए हमको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ये ज़्यादा अपोज करता है। और स्टार्टिंग में जब इसको रोटेट करवाना रहता है तब भी इसके ऊपर तब भी ये क्या करता है, हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स का ज़्यादा अपोज करता है। आप लोग यहाँ पर मास के कॉन्सेप्ट से मत देखना, अभी यहाँ पर मास कॉन्स्टेंट होता है, इसका जितना मास होगा उतना ही इसका भी मास होगा। कैसे, अभी ये डिस्क फॉर्म में है, अगर मैं इसको होलो शेप में बना दूं तो मैं क्या करूंगा, सेंटर से होल करके इसको स्ट्रेच करके होलो बना लूंगा। कैसे बना लूंगा, होलो, बट मास तो सेम रहेगा ना, क्योंकि इसी को मैं क्या किया हूँ, होलो, इसका शेप बस चेंज किया हूँ। ये पहले सॉलिड था, अब इसको क्या किया हूँ, होलो में चेंज किया हूँ, तो मास तो सेम रहेगा। तो चेंज क्या हुआ है भाई, यहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है। पहले इसका मास हर एक पॉइंट पर सेम था, अब इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो गया, केवल स्फीयर पर होगा। ठीक है, तो होलो सॉफ्ट बनाने में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ किया जाता है, उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, इन होलो सॉफ्ट ट्रांसमिट मोर पावर कंपेयर दैट द सॉलिड सॉफ्ट बोथ ऑफ सेम मास। इसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया है, दोनों का मास सेम होता है, बट ये जो होलो जो है ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर पाता है कंपेरिजन टू
कंपेरिजन टू सॉलिड और डिस्क बॉडी। ठीक है, आप लोग एक ये करके भी देख सकते हो घर में। आप लोग क्या करना, एक डिस्क लेना सेम मास का, सेम रेडियस का, और एक आप लोग सॉलिड डिस्क लेना और एक होलो बॉडी लेना। दोनों को आप लोग चला के देखना, दोनों के ऊपर फोर्स लगा के देखना कौन ज़्यादा दूर तक जाता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। तो आप लोग को होलो में ही ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा दूर तक जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। शिप बिल्डिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज़ बिग इम्पैक्ट शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग का मतलब होता है जो जहाज होता है, आप लोग को पता होगा, शिप जिसको जो समुद्र में चलते हैं, तो उसको वहाँ पर उसमें जो बिल्डिंग बनता है या उसको बनाने में, उसको बिल्डअप करने में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ किया जाता है। वहाँ पर ये पता लगाया जाता है कि वो कितना अपोज कर सकता है, वो बॉडी जो है, शिप जो है, बाहर से जो एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा या फोर्स लगेगा, ये उसको कितना सह पाएगा। तो उस चीज़ के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो आप लोग ये 3 चीज़ याद रखिएगा, फ्लाई व्हील, होलो शाफ्ट और शिप बिल्डिंग, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ होता है। ये मैं कुछ ही बताया हूँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के बीच रिलेशंस निकालेंगे। ये डेरिवेशन 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस शो इन फिगर एंड वी कैन राइट। यहाँ पर ये जो डायग्राम दिखाया गया है, इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि V और R ओमेगा के बीच रिलेशंस क्या होता है, कुछ ये रिलेशन होता है, जहाँ पर ये एंगुलर वेलोसिटी होता है, ये लीनियर वेलोसिटी होता है, और R जो है रेडियस होता है या फिर डिस्टेंस होता है 2 पार्टिकल्स के बीच में, या रोटेशन एक्सिस से पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इस रिलेशंस को मैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए, दूसरे पार्टिकल के लिए, तीसरे पार्टिकल के लिए, सभी के लिए लिख सकता हूँ। V1 इज इक्वल टू R1 ओमेगा, दूसरे पार्टिकल के लिए V2 इज इक्वल टू R2 ओमेगा, और nth पार्टिकल के लिए Vn इज इक्वल टू Rn ओमेगा, ऐसा लिख सकता हूँ। अब हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 पहले पार्टिकल के लिए, दूसरे पार्टिकल के लिए, इसी प्रकार nth पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी 1/2mn² लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, पूरे बॉडी के लिए अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखूँ और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं अप्लाई कर दूं, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m1 R1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो V1 V2 था ना स्क्वायर में, उसके जगह पर क्या पुट कर दिया हूँ, R1 ओमेगा पुट कर दिया हूँ, तो ये R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार nth पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, Rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/2 और ओमेगा स्क्वायर ये कॉमन है, तो सभी को मैं क्या लिख सकता हूँ, m1 R1 का स्क्वायर जो बच गया उसको ब्रैकेट में m2 R2 का स्क्वायर, इसी प्रकार mn Rn का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हम लोग को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन आ गया। पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, दूसरे पार्टिकल का I2, इसी प्रकार mn Rn स्क्वायर nth पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, In हो जाएगा। और ये क्या चीज़ है, पूरे बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कंसिडर कर लेते हैं। I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट 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 In, ये क्या है, पूरे बॉडी का क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसलिए मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ I से। तो इस प्रकार काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर। तो इसी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेटरी रिजिड बॉडी भी बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टाइप्स की, कि कितने टाइप्स के होते हैं। यूँ तो हम लोग को पता चल गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो रोटेटरी मोशंस का अपनी स्टेट में चेंज करने के लिए वो अप्लाइड टॉर्क का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। ये तो पता चल गया, लेकिन किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपोज करते हैं। तो ये 3 टाइप से अपोज करता है, उसी हिसाब से इसको 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से फर्स्ट होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जब कोई बॉडी जो है, जब किसी बॉडी में वो खुद के मास के द्वारा अप्लाइड एक्सटर्नल टॉर्क का अपोज करता है, तो वो होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स ऑन मास। जब कोई भी बॉडी जो है खुद की मास की वजह से, खुद की मास की वजह से क्या करता है? रेजिस्टेंस करता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग, जब वो ऑब्जेक्ट जो है रोटेट करता है। इट कैन बी अंडरस्टूड एज इट्स मेजर द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन रोटेशनल स्पीड अबाउट द स्पेसिफिक एक्सिस। जब भी कोई बॉडी जो है किसी एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशनल मोशंस कर रहा है और वो हमारे द्वारा अप्लाइड एक्सटर्नल टॉर्क का वो रेजिस्ट करता है, और वो खुद की मास की वजह से वो रेजिस्ट करता है, तो उस सिचुएशंस में वहाँ पर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ याद रखना है, किसी भी बॉडी में मास की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है उसको हम लोग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। जैसे कि मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है? एक बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसमें एक रॉड फिट कर देता हूँ और इस रॉड में एक मास लगा देता हूँ। यहाँ पर ये मास लगा देता हूँ और इसको थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ देता हूँ मैं। तो जब इसको मैं रोटेट करके छोड़ता हूँ तो जब ये ऊपर आता है तो ये स्लो हो जाएगा, जब ये यहाँ पर आएगा तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, फिर ये यहाँ पर आएगा थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर आके स्लो हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में फिर ये स्पीड बढ़ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में इसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी, इसमें इस बॉडी का जो मास है उसको हम लोग कहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं? इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दिए हैं। तो इस मास की वजह से अपने रोटेटरी मोशंस का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। पहले स्लो हो रहा है, उसके बाद स्पीड बढ़ रहा है, पहले स्लो हो रहा है, फिर स्पीड बढ़ रहा है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? इस बॉडी के खुद की मास की वजह से हो रहा है, क्योंकि मास को हम लोग यहाँ से यहाँ पर पहले डिस्ट्रीब्यूटेड थे, इस मास को यहाँ पर शिफ्ट कर दें इस पॉइंट पर, इस वजह से हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। तो आप लोग को नाम से ही समझ में आ गया होगा, ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसमें अप्लाइड एक्सटर्नल टॉर्क या फोर्स का अपोज किस वजह से होता है? एरिया की वजह से होता है। ठीक है, और उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू बेंड इन द बॉडी। It can understand as the property that is used to predict deflection, bending, stress in beam under some load। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जिसमें बॉडी का एरिया की वजह से वो बॉडी जो अप्लाइड फोर्स या टॉर्क का क्या करता है? वो अपोज करता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और इस इनर्शिया का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? किसी भी बॉडी को बेंड करने के लिए, स्ट्रेस करने के लिए, और कुछ लोड को किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी की लोड प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्ट्रेस प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए, बेंडिंग प्रॉपर्टी, डिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, इन सभी को प्रेडिक्ट करने के लिए इस एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ किया जाता है। चलिए इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक स्टील का स्केल है, तो जब हम लोग अपने थंब से इस एरिया को जब हम लोग स्ट्रेस करते हैं, ठीक है, स्ट्रेच करते हैं, तो ये कैसे हो जाता है? बेंड हो जाता है। ये कुछ ऐसे दिखने लगता है। ठीक है, ये ऐसे दिखने लगता है। अब ये ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे थंब के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है ये उसका अपोज कर रहा है। ठीक है, और ये बेंड हो गया। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है बेंड होने के लिए अपने हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स का अपोज करता है, अपोज कर रहा है, इसीलिए बेंड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अभी इसका एरिया क्या था? अभी इसका एरिया ज़्यादा था। अब हम लोग क्या करते हैं? अब एरिया को चेंज कर देते हैं। अभी हम लोग इसको ऑरिजेंटली बेंड कर रहे थे, अब हम लोग इसको वर्टिकल बेंड करते हैं। तो जब हम लोग इसको वर्टिकल बेंड करेंगे तो वर्टिकल का एरिया कितना होता है? इतना होता है, बस इतना ही होता है वर्टिकल का एरिया। अब हम लोग बेंड करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स का ज़्यादा अपोज करेगा और ये बेंड कम होगा, यह ना के बराबर होगा। क्या होगा? ना के बराबर होगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अपोज फोर्स जो है एरिया की वजह से बढ़ रहा है। पहले इसका एरिया ज़्यादा था और अभी इसका एरिया क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, जब एरिया इसका कम हुआ है,
या आप लोग ऐसा कंसिडर कर लो ना, पहले हम लोग स्केल को ऐसे रखे थे, तो इस वाले पोर्शन को अब बेंड कर रहे हैं, यहाँ पर इस वाले पोर्शन को बेंड कर रहे हैं, और पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इस वाले पोर्शंस को बेंड कर रहे थे। ठीक है, तो इस वाले पोर्शंस को जब हम लोग बेंड कर रहे थे तो ये आसानी से बेंड हो जा रहा था, बट हम लोग इस वाले साइड को बेंड कर रहे हैं, इस वाले साइड को पकड़ कर बेंड कर रहे हैं, तो ये बेंड नहीं होता है, यह होता है तो ना के बराबर होता है। और यही रीज़न है कि जब पुल बनता है तो हमेशा सी शेप का रॉड यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी अपोज करने की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो याद रखना, शिप बिल्डिंग या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शंस का काम होता है तो वहाँ पर सी शेप का ही रॉड यूज़ किया जाता है। रेलवे ट्रैक में भी देखे होंगे आप लोग, सी शेप का ही ऐसा रॉड यूज़ किया जाता है, बड़ा सा रॉड यूज़ किया जाता है। आप लोग रेलवे स्टेशन में भी देखे होंगे ऐसा ही यूज़ किया जाता है, ताकि ये लोड को ज़्यादा सहे, ताकि इसके ऊपर लोड ज़्यादा ना पड़े। जितना भी लोड डालो ये क्या कर लेता है, उसको अपोज कर लेता है, सह लेता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। अब यहाँ पर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कोई भी बॉडी जो है पोल की वजह से अप्लाइड टॉर्क का या फोर्स का अपोज करता है। कैसे अपोज करता है, जैसे कि कोई बॉडी है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ मतलब इसमें टॉर्सन एठन प्रोड्यूस करता हूँ। एठन को यहाँ पर टॉर्सन बोला जाता है। तो ये क्या करता है, मेरे द्वारा अप्लाइड फोर्स का ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है या अपोज करता है कि नहीं करता है। तो ये जब ज़्यादा अपोज करेगा तो कम रोटेट होगा, और अगर ये कम रेजिस्ट करेगा तो ये ज़्यादा ट्विस्ट होगा, ज़्यादा टॉर्सन या ज़्यादा ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा इसमें। तो इसी प्रॉपर्टीज़ को क्या कहा जाता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द टॉर्शन or twist. It is considered when the object is prone to twist while applying to the torque or rotating force. ऐसा माना जाता है कि जब हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर टॉर्क या फिर रोटेटिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। ये उसकी क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, ऐसा कंसीडर किया जाता है। ठीक है, द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी बॉडी की पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितनी ज़्यादा होगी, द ग्रेटर द टॉर्सनल रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस बॉडी का जो टॉर्सनल का जो रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी की जितनी ज़्यादा होगी वो टॉर्सनल का उतना ही ज़्यादा अपोज करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक जो ऑब्जेक्ट लिया था और इसके ऊपर मैं रोटेशनल फोर्स लगाते जा रहा हूँ, फिर भी ये क्या नहीं हो रहा है, ट्विस्ट नहीं हो रहा है, टॉर्सन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इसमें। इसका मतलब इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और अगर कम रहता तो ये टॉर्सनल या ट्विस्ट हो जाता, इसमें प्रोड्यूस हो जाता। आई होप अब आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इन पॉइंट में से, अगर किसी भी पॉइंट में से अगर आप लोग को कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 2 और 3 मार्क्स में इसको भी पूछ दिया जाता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में। रेडियस ऑफ जायरेशंस की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस ऑफ जायरेशंस ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस वेयर इफ अ होल मास ऑफ द बॉडी वेयर कॉन्सेंट्रेटेड। तो रेडियस ऑफ जायरेशंस को किससे डिनोट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं या के से डिनोट करते हैं। और याद रखिएगा ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसी को रेडियस ऑफ जायरेशंस बोला जाता है। और ये रेडियस ऑफ जायरेशंस क्या होता है, जब कोई भी बॉडी जो है किसी एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करता है तो उस बॉडी का मास जिस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होता है, जिस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होता है उस पॉइंट का जो रोटेशन एक्सिस है उनके बीच के डिस्टेंस होता है, उनके बीच का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। जैसे कि इस फिगर बी में दिखाया गया है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये रोटेशन एक्सिस है और ये रिजिड बॉडी है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है।
ये ऐसे रोटेट कर रहा है और इस पूरे बॉडी का मास जो है किस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है। और ये रोटेशन एक्सिस है और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट ऑफ मास है यहाँ से इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, के है। तो इसी के को ही क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ जायरेशंस कहा जाता है। ठीक है। और इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, क्योंकि किसी भी बॉडी का रेडियस कितना होता है, आर होता है, और उस बॉडी का मास होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं, एम आर स्क्वायर लिखते हैं। उसी प्रकार इस बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशंस इज डिफाइंड एज आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर के स्क्वायर को हम लोग यहीं पर रखेंगे और आई को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, एम को इधर ट्रांसफर करेंगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आई अपॉन एम मिल जाएगा। और इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमको मिल जाएगा के इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम मिल जाएगा। इसी को कहा जाता है रेडियस ऑफ जायरेशंस। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए कंसीडर कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूँ। अच्छा, ये सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ये वाले फिगर बी से आया है। अब बात करते हैं फिगर ए के बारे में। यदि किसी भी बॉडी का मास जो है एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है तब रेडियस ऑफ जायरेशन ये होता है, और यदि ये मास जो है एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट ना होकर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहे तब उस सिचुएशंस में बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशंस कैसे डिफाइन किया जाता है उसको हम लोग इससे समझेंगे। मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये रोटेशन एक्सिस है और ये एक बॉडी है जिसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई बॉडी यहाँ पर है, कोई बॉडी यहाँ पर है, कोई बॉडी यहाँ पर है, और सभी बॉडीज़ का मास कितना है, सेम है। ठीक है, या इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये फर्स्ट पार्टिकल है, इसका मास m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है, ठीक, इसका m4 है, इसका m5 है, और इनका जो रोटेशन एक्सिस है वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r1 r2 r3 r4 और r5 है। ऐसा हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम फिगर ए, तो यहाँ पर इस बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक जाएगा, mn rn स्क्वायर तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये सभी पार्टिकल्स का मास क्या है, सेम है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, इसलिए यहाँ पर m1 m2 mn के जगह पर m पुट कर दूंगा और m यहाँ पर बाहर निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, r1 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। तो इस वाली इक्वेशंस में क्या करता हूँ, n का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, n का डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस बॉडी में कितने पार्टिकल हैं, n पार्टिकल हैं। तो मैं यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करूँगा, n से डिवाइड करूँगा, दोनों कट जाएगा, फिर से यही मिल जाएगा, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो mn है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ कैपिटल M से। कैपिटल M से क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि mn जो है पूरे बॉडी के टोटल मास को डिफाइन करता है। ठीक है, स्मॉल m और n का मल्टीप्लिकेशन जो है पूरे बॉडी के टोटल मास को इंडिकेट करता है, इसलिए mn को मैं कैपिटल M से रिप्लेस कर देता हूँ और इसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, अब ये जो i का वैल्यू है, ये जो i का वैल्यू है इसको मैं कहाँ पर पुट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर ए में। सॉरी, ये जो इक्वेशन नंबर ए है ये i इज इक्वल टू एम के स्क्वायर है, और इस इक्वेशंस में i इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn का स्क्वायर अपॉन n है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लोग राइट हैंड साइड को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो इसका राइट हैंड साइड क्या था, m के स्क्वायर, इसका राइट साइड क्या था, ये वाला था, तो यहाँ पर m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn का स्क्वायर बच जाएगा अपॉन में n, और स्क्वायर को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो k इज इक्वल टू अंडर रूट r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 r स्क्वायर n अपॉन n बच जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ जायरेशंस कहा जाता है। किसके लिए, जब किसी रिजिड बॉडी में मास जो है एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट ना हो, जब डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उस सिचुएशंस में, अर्थात फिगर ए की कंडीशन में इसको रेडियस ऑफ जायरेशन कहा जाता है किसी रिजिड बॉडी का। और जब कोई किसी रिजिड बॉडी का मास एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो, जैसे कि फिगर बी में दिखाया गया, तब इस सिचुएशंस में रेडियस ऑफ जायरेशंस को क्या कहा जाता है, के इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम कहा जाता है। ठीक है, तो
यहाँ पर इस प्रकार से ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं ये रेडियस ऑफ जायरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ व्हील ऑफ मास 8 kg एंड रेडियस ऑफ जायरेशन 25 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग एट 300 रोटेशन पर मिनट, व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कैपिटल मास, कैपिटल एम मतलब बॉडी का टोटल मास का वैल्यू 8 kg और रेडियस ऑफ जायरेशन हमको दिया हुआ है k इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग मीटर में चेंज करते हैं तो 0.25 मीटर आ जाता है। 25 को मीटर में चेंज करने का तरीका क्या है, -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 25/100 हो जाता है, और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, 0.25 मीटर आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग को फॉर्मूला पता है, ठीक है, I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। तो m का वैल्यू है, k का वैल्यू है, दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर I का वैल्यू कितना आया जी, 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ऑफ मास 100 ग्राम and the length 100 centimeter about an axis passing through its center and perpendicular to its length। ठीक है, हमको क्या डिफाइन करना है, रेडियस ऑफ जायरेशंस, दैट मीन्स here also we have to calculate the value of k and we have to calculate the moment of inertia of the rod, that means we have to calculate the value of I। तो आप लोग को समझ में आ गया, के और आई का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। एम का वैल्यू दिया हुआ है 100 ग्राम, अगर किलोग्राम में इसको चेंज करें तो 0.1 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि 100 को जब हम लोग 100 को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये और ये कट जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.1 kg मिल जाएगा। ठीक है, और लेंथ हमको कितना दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर को मैं जब मीटर में चेंज करता हूँ सॉरी फॉर दैट, जब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना हो जाता है, 1 मीटर हो जाता है क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और k का वैल्यू हमको निकालना है और I का वैल्यू निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट्स लेंथ इज। अच्छा, कोई भी रॉड जो दिया हुआ है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू ml²/12। ठीक है, ये होता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, रेडियस ऑफ जायरेशंस के टर्म्स में लिखेंगे तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम के स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, एम के स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से इन दोनों फॉर्मूला को क्या कर दूंगा, मैं इक्वेट कर दूंगा, तो के स्क्वायर यहीं रहेगा, एम इधर आ जाएगा, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, के स्क्वायर l²/12 लिखूंगा। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। तो बेटा याद रखना आप लोग, एक रॉड होता है, इस रॉड का अगर डेरिवेशंस करेंगे और डेरिवेशंस करके जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये हम लोग को इतना मिलता है, ml² मिलता है। ठीक है, लेकिन इसका डेरिवेशन जो है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीट है, डेरिवेशन नहीं पूछा जाता। आप लोगों को केवल फॉर्मूला याद रखना है। जस्ट इस क्वेश्चन के बाद इसको डिस्कस करेंगे, जस्ट इस क्वेश्चन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या क्या होता है। केवल फॉर्मूला देखेंगे, डेरिवेशन नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये याद ही रखना पड़ेगा कि किसी भी रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/12 होता है। ठीक है, और रेडियस ऑफ जायरेशंस कितना होता है, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को भी क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू ml²/12 इज इक्वल टू एम के स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ये m जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर k² इज इक्वल टू कितना बच गया, l²/12, और उसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ।
ठीक है। और ये स्क्वायर को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो k इज इक्वल्स टू एल अपॉन अंडर रूट 12 हो जाएगा, क्योंकि एल स्क्वायर है तो अंडर रूट कट जाएगा और इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, इसमें स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। और एल का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है 1 मीटर और ये 12 तो कांस्टेंट है, और अंडर रूट 12 का वैल्यू कितना होता है 3.464 होता है, तो इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 0.289 मीटर मिल जाता है। यही होगा जो जिस बॉडी के बारे में यहाँ पर बहुत बात कर रहे थे, उस बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन यही होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। हम लोग को k का वैल्यू निकालना था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकालना था। तो मोमेंट अब हम लोग को k का वैल्यू मिल गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, बाकी सब वैल्यू तो मिल गए है ना। I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होता है, रॉड का निकालना है ना यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। तो m का वैल्यू कितना है 0.1 है, ये निकाल चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन में दिया हुआ है। l का वैल्यू कितना है, ये 1 मीटर है, ये भी निकाल चुके हैं। और 12 क्या है, कांस्टेंट है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा 0.0083 किलोग्राम मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिंपल जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। आप लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम याद रखना है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका डेरिवेशन डिलीटेड है, आप लोग के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर केवल फॉर्मूला याद रखना है और रोटेशन एक्सिस याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थिन सर्क्यूलर रिंग जिसका रेडियस कितना है r है। थिन सर्क्यूलर रिंग जिसका रेडियस r है और इसका एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट द सेंटर। जैसे कि ये एक रिंग है, इसका परपेंडिकुलर एक्सिस, इसका परपेंडिकुलर प्लेन के रिस्पेक्ट में एक्सिस कौन होगा, ये इसका प्लेन है और ये इसका परपेंडिकुलर है। तो इस रोटेशन एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होगा। I इज इक्वल्स टू क्या होगा, एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड बात करते हैं थिन सर्क्यूलर रिंग रेडियस ऑफ r। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसी रिंग का, बट यहाँ पर रोटेशन एक्सिस को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। पहले प्लेन के परपेंडिकुलर था रोटेशन एक्सिस, अब हम लोग डायमीटर में रख देते हैं। ठीक है। तो डायमीटर के अबाउट ये रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है। थर्ड बात करते हैं थिन रॉड लेंथ के बारे में। इसी फार्मूला का भी हम लोग यूज़ किए थे, तो थिन रॉड ऑफ लेंथ L। अगर कोई बॉडी है, रॉड है, उसका लेंथ L है और इस रॉड को हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर टू द रॉड एट मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर हम लोग क्या कराते हैं, रोटेट करवाते हैं इसको। ये रोटेशन एक्सिस है ना, और ये ऐसे रोटेट करता है, ये जो रॉड है ऐसे रोटेट करता है, तब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना आता है, I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेशन डिलीटेड है। और याद रखने का एक ट्रिक है, एम आर स्क्वायर सब में कॉमन है, देख लेना, इसमें भी एम आर स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर सब में एम आर स्क्वायर है। आपको केवल क्या याद रखना है, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो याद रखना है। ठीक है। जैसे कि इसमें 1/2 है, 1/12 है, 1/2 है, 1/4 है, इसमें है ही नहीं, 1/2 है, 1/5 है, इसकी बस को याद रखना है। ठीक है। 2/5 है इसमें। आगे बात करते हैं सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस r है। मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये एक सर्कुलर डिस्क है। ये रिंग जो है होलो होता है और डिस्क जो है होलो नहीं होता है, सॉलिड होता है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस कितना r है। ठीक है। और जब हम लोग रोटेशन एक्सिस को इस सर्कुलर डिस्क के परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं, तब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2 मिलता है। इसी प्रकार सर्कुलर डिस्क फॉर रेडियस r डायमीटर। अब ये जो सर्कुलर डिस्क है इसका रोटेशन एक्सिस को कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, डायमीटर में शिफ्ट कर देते हैं, तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एम आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाता है। यहाँ पर कितना था, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 था, लेकिन जैसे ही हम लोग डायमीटर शिफ्ट करते हैं तो ये आधा हो जाता है। जैसे कि रिंग का भी हाफ हो गया था ना, पहले एम आर स्क्वायर था, एम आर स्क्वायर का हाफ कितना होगा, इतना होगा। वैसे ही ये कितना है,
एम आर स्क्वायर अपन 2 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अपन 4 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बात करते हैं होलो सिलेंड्रिकल रेडियस आर। एक होलो सिलेंड्रिकल है जिसका रेडियस आर है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो ये सिलेंडर का जो एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट जब ये रोटेट करता है तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, एम आर स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर याद रखो थिन ये जो रिंग है और ये जो होलो सिलेंडर है, दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। और जब हम लोग ये रोटेशन एक्सिस जो है ये होलो के लिए था, अब मैं क्या कर देता हूँ, सॉलिड सिलेंड्रिकल ले लेता हूँ। सॉलिड सिलेंड्रिकल और इसका रेडियस आर ई है, आर ही है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशंस क्या है, इसके सेंटर पर ही है। तो इस सिचुएशंस में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, होलो सिलेंडर का हाफ हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस आर है। तो इसका डायमीटर के अबाउट जब ये रोटेट करता है तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिल जाता है, 2 एम आर स्क्वायर अपॉन 5 मिल जाता है। ठीक है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला। ठीक है। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर हम लोग वहीं उसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करे हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है। और अगर इन सभी के अलावा हम लोग बात करें तो और भी बहुत सारे ऐसे बॉडीज़ हैं और रोटेशन एक्सिस होते हैं। रोटेशन एक्सिस को हम लोग चेंज कर करके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर मैं उन्हीं बॉडीज़ को, उन्हीं ज्योमेट्रिकल बॉडीज़ को डिस्कस किया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये सभी बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है या फिर इस फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो क्लास 11 सीबीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर 7 का जो थ्योरी पार्ट है, जो थ्योरी पार्ट है और कुछ एग्जाम्पल भी किए हम लोग एनसीईआरटी का, ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का जो आप लोग का एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करने का। ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।